Hi, today is quiz number 7 for 10th of October 2021 Civil Services Examination Prelims. पहला सेक्शन है पॉलिटी का। ये पहला सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइज द गवर्नर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 356 कैन बी इन्वोक्ड only on the written recommendations of the कैबिनेट। आपको बताना है इन 3 में से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। सी, पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखा है रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, ये जब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे तब पोस्ट बनी थी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, ये जो ग्राउंड टीयर पे चुनाव वगैरह करवाने के लिए। तो इनको हटाने की जो प्रोसेस है वो सिमिलर है टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ये न्यूज़ इसलिए भी था क्योंकि आंध्रा में इससे रिलेटेड एक केस आया था जिसमें रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पे काफ़ी विवाद हुआ था। सो दिस इज ट्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब भी एग्जिस्ट करेगी ताकि वो एडवाइस कर दे गवर्नर को इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। कॉम हमेशा ऐसे एग्जिस्ट करती है टू एडवाइज द गवर्नर इवन डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड, आर्टिकल 356 जो है इसके लिए रिटन रिकमेंडेशंस ज़रूरत नहीं है। ये रिकमेंडेशन रिटर्न केवल 352 के लिए है, नेशनल सिक्योरिटी 356 के लिए नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस इज आर्टिकल 352 ना कि आर्टिकल 356। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC। जैसे NHRC है वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। The chairperson and members of State Human Rights Commission can be removed by the governor. State Human Rights Commission review the constitutional and other legal safeguards for the protection of human rights. Protection of human rights. आपको यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये गलत है। ये स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। द चेयरपर्सन जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन होता है उसका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं बट उसका रिमूवल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर हियर इज 3 ओनली, ए, दैट इज 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट, the Cabinet Committee on Security is chaired by the Minister of Home Affairs. Security, होम मिनिस्ट्री जो होती है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। CCS takes decision with respect to the appointments in the national security apparatus, issues of national security and defense expenditure. तो CCS इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करती है, डिसीजन लेती है। यू हैव टू टेल इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो सी, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी देखेगी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स या इससे रिलेटेड मैटर्स। जो CCS होता है ना, इसका चेयरमैन होम मिनिस्टर नहीं होता है, इसका चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है। सो द राइट आंसर हियर इज बी ओनली, बी ओनली, बी ओनली मतलब केवल 2 ओनली, 2 ओनली। ये बी है, दिस इज सी, जंप हो गया है, दिस इज बी मतलब 2 ओनली। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, नो USA president ever has been removed from office
through impeachment. Second, in India, impeachment against the president can be initiated by either house of parliament. You have to tell इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है. सी, अभी डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट हमने देखा था. इससे पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई थी बिल गेट्स, और इससे पहले भी एक जॉनसन थे, उनके अगेंस्ट भी हुआ था. बट ये जो इम्पीचमेंट फ्लोट हुआ, ये कभी भी कॉन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ. तो कोई भी यूएस प्रेसिडेंट आज तक रिमूव नहीं हुआ है फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट प्रोसेस. इंडिया में जो इम्पीचमेंट टर्म है, इसको यूज करते हैं हम प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में. सो इन इंडिया, इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. क्या वो लोकसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है? तो यस, लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ से प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन आ सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है. सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी. एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीन नाम हैं यूएसए प्रेसिडेंटशिप में जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, बट वो कॉन्विक्शन में नहीं टर्न हुई. ओके, सो दिस इज सी. नेक्स्ट, Schedule 5 of the Indian Constitution deals with the provisions regarding the administration and control of scheduled and tribal areas of Assam. Second statement है, Article 244A of Indian Constitution envisages formation of an autonomous state comprising certain tribal areas in Assam. पिछले कुछ टाइम से असम और बॉर्डर इश्यूज न्यूज़ में है, असम से रिलेटेड ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज इशू में है, तो ये जानना ज़रूरी है. तो पहला जो है वो ये है, जैसे पैसा हम देखते हैं, पैसा, या फिर हम देखते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस दिया है कुछ राज्यों को बिकॉज वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6. तो शेड्यूल 5 में सारी जगह है और शेड्यूल 6 में दिया हुआ है AMTM, असम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड दिस मिजोरम. तो जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 नहीं होगा, ये शेड्यूल 6 है. शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस प्रोविजन. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. आर्टिकल 244A एब्सोल्युटली ट्रू है, सो द राइट आंसर हियर इज बी. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी. नाउ लेट अस कम टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का पहला सवाल है, द फिनोमिनन ऑफ वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन of the surface of the earth through erosion is known as gradation. Second statement है, exogenic forces are mainly land building forces and the endogenic forces are mainly land wearing forces. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये जियोमॉर्फोलॉजी से है. जियोमॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट, हर चीज चेंज होती रहती है. तो ऐसे ही जो अर्थ का फेस है, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, यहाँ पे प्रोसेसेस होती है. सो जो फिनोमिनन है वियरिंग डाउन, टूट फूट होगा, रिलीफ वेरिएशन का जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, उसको ग्रेडेशन बोलेंगे. यस, जैसे अरावली है, एक टाइम पे अरावली बहुत बड़ा माउंटेन होता था, दिस इज कॉल्ड ओल्ड फोल्ड माउंटेन, बट ग्रेजुअली वहाँ पे ग्रेडेशन हो रहा है और वो फ्लैट होने की तरफ है, तो दिस इज ग्रेडेशन. तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेज आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस. एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एंडो का मतलब क्या होता है, इन. तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी वगैरह है, उससे अर्थ के अंदर एक्टिविटी होगी और बाहर ऊपर ऐसे सरफेस पे लैंडफॉर्म बनेंगे. तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होगी ना, वो लैंड बिल्डिंग फोर्स होगी, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होगी वो लैंड वियरिंग फोर्सेस होगी, जैसे कि इरोजन हो रहा है या फिर फ्रिक्शन कुछ के कारण डिग्रेडेशन हो रहा है, विंड के कारण, एओलियन एटसेट्रा, पानी के कारण, ये सब एक्सोजेनिक है. कई बार एनिमल्स एक्सोजेनिक फोर्सेस में आएंगे. सो एक्सोजेनिक फोर्सेस लैंड वियरिंग है, एंडोजेनिक फोर्सेस लैंड बिल्डिंग है, या उल्टा था तो ये गलत हो गया. सो द राइट स्टेटमेंट हियर इज ओनली ए. दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ टाइम से, और ये है बिश्केक डिक्लेरेशन. बिश्केक डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ, ये जितनी भी बिग कैट्स होती है ना, बिग कैट्स मतलब जैसे टाइगर हुआ, जैसे लायन हुआ, जैसे जगुआर हुआ, इवन ये लेपर्ड भी हो जाएगा, स्नो लेपर्ड, चीता आ जाएगा उसमें. ये बिग कैट्स का कंजर्वेशन के लिए बहुत वर्ल्ड लेवल पे एफर्ट्स चल रहे हैं.
तो ये सब इंपॉर्टेंट है। टाइगर से रिलेटेड सवाल आता है, आज ही आई हैव शेयर्ड वन पीडीएफ जिसमें 51 सारे टाइगर रिजर्व्स दिए हुए हैं। ये सारे टाइगर रिजर्व्स आपको मैपिंग एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। तो दिस इज टाइगर, स्टार टॉर्टोइज, पैंगोलिन, स्नो लेपर्ड। ये जो पैंगोलिन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंगोलिन। स्टार टॉर्टोइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। बट जो बिश्केक डिक्लेरेशन है, बिश्केक डिक्लेरेशन इज फॉर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को घोस्ट ऑफ माउंटेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये कैमोफ्लेज हो जाता है, दिखता नहीं है, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कनेक्ट करती है फॉलोइंग वाटर बॉडीज को। आई हैव शेयर्ड वन पीडीएफ ऑफ स्ट्रेट, उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए, सारे स्ट्रेट्स पता होने चाहिए। रेड सी और पर्शिया के लिए है, पर्शिया और ओमान का है, रेड सी ऑफ अडन का है, पर्शिया या गल्फ ऑफ अडन का है। तो आपको बताना है कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कनेक्ट करती है। सो इधर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हियर इज बी। ये कनेक्ट करेगी पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ओके, सो द आंसर इज बी। लुक एट दिस, ये है इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, अब गल्फ ऑफ ओमान में गए, यहाँ आती है ये नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और इसके बाद ये पर्शियन गल्फ स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसके सारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, यहाँ एक टर्म दिया है बीओडी। वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। वाटर पॉल्यूशन बीओडी से हम मेजर करते हैं। अमोनिया जो होता है वो रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, क्योंकि इट ट्रांसफॉर्म टू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये ट्रू होना चाहिए। अमोनिया रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, बिकॉज अमोनिया इस डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करके ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी ऑक्सीजन अमोनिया ने ले ली, तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, रिड्यूस होगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। और जो बीओडी होता है वो भी ये बताता है कि वाटर में कितना पॉल्यूशन है, वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है। तो ये एक लेवल है जिसको अक्सर हम देखते हैं यमुना रिवर में, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं ना, यमुना रिवर में, बिकॉज यमुना रिवर में बहुत ज़्यादा बीओडी वगैरह, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है या फिर सीवेज का पानी आ रहा है, तो इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो वाटर पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट बीओडी से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, ये बात है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। ये हमें पता होना चाहिए। आईपीसीसी रिपोर्ट ने बताया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स खतरे में है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो बायोडाइवर्सिटी वैसे भी ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होती है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ हैं। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी है। हॉटस्पॉट वो चीज़ होती है जहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन्ड है, सीवियर डिक्लाइन हुआ है इनकी पॉपुलेशन का, तब उसको डिक्लेयर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसका और भी क्राइटेरिया होता है, इतना फ्लोरा और फॉनल डाइवर्सिटी होना चाहिए, बट द पॉइंट इज ये बड़े खतरे में होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट खतरे में होते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये केवल ट्रॉपिकल रीजन्स में हो, तो ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज बी ओनली, बी ओनली। ये जितने भी न्यूज़ आते हैं ना, इसका आई वॉज लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूजुअली जो हाई यील्डिंग है ना, हिट रेशो, सबसे ज़्यादा हिट रेशो आता है MOEFCC की वेबसाइट से। MOEFCC की अगर आप ट्विटर हैंडल फॉलो करो ना, ये बहुत सारे जो सवाल है ना ऐसे, और जो एग्जाम में एक्चुअली में पूछे जाते हैं, वो सब हंसते खेलते वहीं पे हो जाते हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले MOEFCC ने 5 जून को ये ट्वीट किया था, ये ट्वीट है 5 जून को, कि ये हिमालय है, ये वेस्टर्न घाट है, ये है इंडो बर्मा रीजन, और ये सुंडालैंड है। तो 4 आउट ऑफ 35 आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। और ये किसका ट्वीट है ऑफिशियल?
दिस इज ऑफिशियल MOEFCC ट्वीट। तो इसकी रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो ट्विटर में, ऑल्दो ट्विटर इज डबल एज्ड सॉर्ड, आई डू नॉट रिकमेंड, बट ट्विटर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो फॉलो दीज ट्वीट्स। एक तो MOEFCC का, एक इनक्रेडिबल इंडिया के भी ट्वीट्स बड़े अच्छे हैं, माई गोव के ट्वीट्स आते हैं, PIB का ट्वीट्स आते हैं, दे आर रियली गुड, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। ओके, सो दिस इज 2 ओनली। सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी। अब आते हैं हिस्ट्री में। सत्यमेव जयते, ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स। सत्यमेव जयते was adopted as the national motto of India on 26th of January 1950. Is it true? सत्यमेव जयते was taken from the मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद प्रीलिम्स का सवाल है, क्या ये यहाँ से लिया गया है? इट इज इंस्क्राइब्ड इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हिंदी हम लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। ये जो पहला स्टेटमेंट है, 26 जनवरी 1950 को हमने इसे नेशनल मोटो अडॉप्ट किया था, ट्रू है। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ट्रू है। सत्यमेव जयते लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, बेस ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका में, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। सो द राइट आंसर हियर इज डी, 1, 2 एंड 3। ओके, अब ये बताइए, फेमस डायलॉग है नचिकेता का और यम का, यम मतलब गॉड ऑफ डेथ, नचिकेता इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स। तो यहाँ पे यम एक्चुअली एज अ टीचर बात कर रहे हैं नचिकेता से, और बहुत सारी लाइफ की उनको बातें बता रहे हैं। तो नचिकेता एंड यम इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स? चंडोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडका उपनिषद या फिर केना उपनिषद? इसमें सही जवाब क्या होगा? ये जो बातें हैं नचिकेता और यम की, ये बात लिखी हुई है कठोपनिषद में, बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं, थिएटर फॉर्म्स हैं, दीज आर थिएटर फॉर्म्स, और ये उसका ओरिजिन स्टेट है। CCRT वेबसाइट, क्लासिकल डांस फॉर्म भी 8 के 8 पता होने चाहिए। सो दीज आर थिएटर फॉर्म्स एंड स्टेट। ये भावा है, क्या ये गुजरात में है? जत्रा क्या वेस्ट बंगाल से है? कुडियट्टम क्या कर्नाटका से है? यक्षगान क्या केरला से है? अब यक्षगान केरला से तो है नहीं, तो ये दोनों तो हट गए। अब अपने पास ये दोनों ऑप्शन बचे, तो भावा सर्टेनली गुजरात से, जत्रा जो है वो वेस्ट बंगाल से, कुडियाट्टम कर्नाटका नहीं है, कुडियाट्टम जो है दैट इज कुडियाट्टम केरला है। तो 3 भी गलत हो गया, हमें करेक्टली मैच्ड बताना था। सो द राइट आंसर हियर इज ए, राइट आंसर इज ए। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके, सो दीज आर थिएटर आर्ट फॉर्म्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following were the items of export during मुगल periods? एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंडिया से बाहर भेजना है। एक्सपोर्ट ड्यूरिंग मुगल periods. दिस इज पेपर, ये कॉफ़ी है, ये रॉ सिल्क और सिल्क फैब्रिक्स है, और ये ओपियम है। अब जो ओपियम है ना, ये तो मतलब एक्सपर्टीज था, तो ओपियम का एक्सपोर्ट करते थे। रॉ सिल्क और सिल्क फैब्रिक, ये भी इंडिया का जो सिल्क है या फिर इंडिया के जो कपड़ा है, इसका वर्ल्ड में बहुत डिमांड था, तो हम इसको भी एक्सपोर्ट करते थे। ओपियम होगा, रॉ सिल्क और सिल्क फैब्रिक भी होगा। हम मुगल पीरियड की बात कर रहे हैं। पेपर जो है ना, इसमें तो काफ़ी पुराना इतिहास रहा है हमारा। पेपर जैसे पोर्तुगीज वगैरह भी आए थे, पेपर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता था मुगल पीरियड में। ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी जैसे कॉफ़ी अरेबिका वगैरह होती है, कॉफ़ी इंडिया में आई 17th सेंचुरी में। इसका भी आई एम नॉट श्योर, बट एक स्टोरी है कि बाबा बुदन थे, वो एक बार मक्का गए थे हज के लिए, और फिर वहाँ से अरब से ये वो कॉफ़ी के जो सीड्स हैं उसको लेके आए थे, और फिर यहाँ कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स वगैरह है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसका कॉफ़ी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ। तो दिस इज सम स्टोरी। सो द पॉइंट इज, ये एक्सपोर्ट नहीं होती थी मुगल पीरियड में। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज बी, 1, 3, 4। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। कॉफी इज नॉट ट्रू, एक्सपोर्ट नहीं होती थी ड्यूरिंग मुगल पीरियड्स, कॉफी काफी बाद में आई है। दिस प्रवासी भारतीय दिवस PBD इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी जी टू इंडिया इन 1915। अब महात्मा गांधी जी चले गए थे साउथ अफ्रीका, प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, बैरिस्टर, और काफ़ी वहाँ पे आंदोलन वगैरह भी किए। फिर ये वापस आए इंडिया में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका रिटर्न हुआ था 1915 में,
बिकॉज आप पहले प्रवासी भारतीय थे, वापस इंडिया में आए, तो इंडिया के प्रवासी भारतीयों को कोमेमोरेट करने के लिए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं 1915, प्रवासी भारतीय दिवस। दिस इज ट्रू। प्रवासी भारतीय सम्मान है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज कॉन्फर्ड टू द इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द ओवरसीज इंडियन। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्या सही है? ये भी एब्सोल्युटली सही है और ये भी एब्सोल्युटली सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा डी। अब डी क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे लिखा था नॉट करेक्ट क्या है। ओके, सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होना चाहिए। सो द राइट आंसर हियर इज डी। दिस इज डी। देखिए, अगर कट ऑफ 98 है ना, मैक्सिमम लोगों के आप देखना 90 के आसपास नंबर आ जाएंगे। ये जो 2-3 सवाल होते हैं ना, जैसे 4 सवाल है, उसमें आपने सिली मिस्टेक कर दी, कंसंट्रेशन नहीं हुआ, केयरलेस हो गए, आप सही से मार्क नहीं किया, ये 4 सवाल अगर गलत होते हैं तो एक का कॉस्ट पड़ता है 2.66, मतलब 10 नंबर कम हो गए। बस यही 4 जो सिली मिस्टेक है ना, ये बैरियर बन जाता है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में। इसीलिए आई कीप ऑन एम्फेसाइजिंग की स्पीड से करो 25 एमसीक्यू इन 30 मिनट्स। कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होना चाहिए पूरे पूरे 120 मिनट्स में। Okay, this is very important. So the right answer here is D. अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। Which among the following organizations publish the Digital Payments Index? कुछ ही दिन पहले ये रिलीज हुआ है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नबार्ड, बैंक ब्यूरो बोर्ड। ये दोनों तो कहीं पे फिट होते नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। आरबीआई और एनपीसीआई में ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब एक काइंड ऑफ रिसर्च हो रहा है, स्टडी होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा उस इंडेक्स से, तो ये चीज़ कौन करेगी? एनपीसीआई नहीं करेगी, ये चीज़ आरबीआई करेगी। बिकॉज आरबीआई होल सोल होता है, आरबीआई डिसीजन लेता है इन सब में। तो दिस इज बाय आरबीआई, नॉट बाय एनपीसीआई। सो द राइट आंसर इज ए। ऑल राइट, नेक्स्ट। Which of the following is generally not an actively carried out by शेल कंपनी? अभी जैसे वोडाफोन का केस देखा, केन एनर्जी का देखा, अक्सर क्या होता है, ये लोग शेल कंपनी बनाते हैं और शेल कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मॉरिशस यहाँ से आते हैं, सिंगापुर, मॉरिशस से। तो आपको बताना है ये शेल कंपनी का लॉजिक क्या है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या शेल कंपनी करेगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज क्या ये करेगी? डाइवर्ट करेगी मनी और मनी लॉन्ड्रिंग को? नन ऑफ द अबव आर द एक्टिविटीज ऑफ शेल कंपनीज। तो देखिए, ये जो एक्टिविटी है ये शेल कंपनी करती है। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो नहीं करती है, बिकॉज शेल कंपनी कोई रियल कंपनी नहीं होती है, शेल कंपनी बस एक डमी कंपनी है। तो वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करेगी। तो जनरली नॉट पूछा था, नॉट एन एक्टिविटी carried out by shell company. So this is not the activity carried out by shell company. So the right answer is B. All right. Next. Which of the following taxes are not subsumed under GST? ये जो GST है ना, इससे सवाल आना ही आना है, या तो प्रीलिम्स में आएगा या मेंस में आएगा। GST से सवाल आना है, तो GST बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यूनिफॉर्म टैक्सेशन हो गया, वन इंडिया वन टैक्सेशन बोला गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें सब्ज्यूम हो गई है, मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे उसको जीएसटी ने अपने अंदर ले लिया, सब्ज्यूम कर लिया। यू हैव टू टेल द टैक्सेस। टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो क्या ये जीएसटी के अंदर गया है? यस। एंटरटेनमेंट टैक्स, क्या ये जीएसटी के अंदर गया है? यस। टैक्स लेवाइड बाय द लोकल बॉडी, तो क्या ये जीएसटी के अंदर गया है? लोकल बॉडी मतलब थर्ड टियर, नो, दिस इज नॉट अंडर जीएसटी, ये जीएसटी के अंदर नहीं होगा। ऐसे सवालों में अक्सर हमें ऑड वन आउट भी ढूंढना चाहिए, ऑड वन आउट। जैसे ये जो है ना लोकल बॉडी, ये इन दोनों कैटेगरी से थोड़ा डिफरेंट टैक्स है, टैक्स लेवाइड बाय द लोकल बॉडी। सो द राइट आंसर हियर इज बी, बिकॉज यहाँ क्या पूछा था? नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, सो दिस इज नॉट सब्ज्यूम्ड। राइट आंसर इज बी, 3 ओनली। ऑल राइट, नेक्स्ट। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो टैक्सेस सब्ज्यूम किए हैं जीएसटी में। जैसे स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स जीएसटी में आ गया है। एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन टैक्स लेवाइड बाय द लोकल बॉडी, ये लिखा हुआ है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवाइड बाय द सेंटर कलेक्टेड बाय द स्टेट भी जीएसटी में आएगा। ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स भी जीएसटी में आएगा। परचेज टैक्स जीएसटी, लग्जरी टैक्स जीएसटी, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग जीएसटी, ये सब के सब सब्ज्यूम हो गए हैं जीएसटी में। ओके,
19th, fiscal consolidation refers to the policies undertaken by government. क्यों फिजिकल कंसोलिडेशन क्यों लेते हैं? रिड्यूस करें फिजिकल डेफिसिट को, रिड्यूस करें अक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक को। जैसे अभी श्रीलंका की हालत टाइट है, बहुत ज़्यादा इसके पास डेट का ट्रैप में फंस गया है चाइना का। तो फिजिकल कंसोलिडेशन पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब आप अपनी बुक्स को कंसोलिडेट कर रहे हो, आपका खर्चा कितना हुआ और आपकी इनकम कितनी हुई, कितना उधार है, इन सब चीज़ों को आप करेक्ट कर रहे हो। तो आप कोशिश करोगे फिजिकल डेफिसिट कम हो, फिजिकल डेफिसिट कम हो, खर्चा और आमदनी में आप एक पैरिटी लाओ। रिड्यूस करो अक्यूमुलेशन ऑफ डेट स्टॉक, जो पिछला जितना भी आपका उधार है उसको आप क्लियर करने की कोशिश करोगे। सो द राइट आंसर इज सी। ये दोनों ट्रू है, बोथ 1 एंड 2। ऑलराइट, अब ये बताइए, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ऑफिस में कोई इक्विपमेंट खरीदा, कंप्यूटर्स खरीदे आपने, तो क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, फिक्स्ड कैपिटल में? कोई एनर्जी का इंफ्रा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तो क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा? अक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दिस इज मनी, क्या ये कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा? ऑड वन आउट ढूंढिए, ये कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, दिस इज नॉट कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो द राइट आंसर हियर इज ए। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आज हम देखते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी मैरी टाइम। To consider the following statements, it is a key country in China's string of pearls strategy। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कंट्री कौन सी है। ये की कंट्री है इन चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? चाइना एक बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है इंडियन ओशन में इंडिया को काउंटर करने के लिए, जो हम होने नहीं देंगे। सो दिस इज की कंट्री इन चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। इंडिया कंडक्ट्स जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति विद दिस कंट्री। तो इंडिया मित्र शक्ति इस कंट्री के साथ कंडक्ट करता है। इट इज मेंबर ऑफ बिम्स्टेक एंड सार्क, ये बिम्स्टेक का भी मेंबर है और सार्क का भी मेंबर है। तो आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएटली वो कौन सा कंट्री है। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज ए। वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका जिसको चाइना ने डेट ट्रैप में फंसा दिया है, पर्ल स्ट्रैटेजी, हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका। Then this is about consider the following statements about United Nations Security Council। अभी हम UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए, 2021 और 2022। तो UNSC इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अगस्त के मंथ में हम इसके प्रेसिडेंट भी हैं, प्रेसिडेंटशिप भी है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनएससी में 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो टोटल 15 मेंबर होते हैं। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है। 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 2-year टर्म। तो ऐसे करके ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है हर साल 5-5 इलेक्ट होंगे, ताकि 2 साल बाद फिर एक नई साइकिल आ जाएगी। तो दिस ऑल्सो लुक्स गुड। India has entered as a non-permanent member of UNSC for the first time during 2011-12। अब आपको बताना है क्या इंडिया पहली बार, अभी जैसे सेकंड हम मतलब 2021-22 की प्रेसिडेंटशिप है, तो पहली बार हम 11-12 में परमानेंट बने थे, नॉन परमानेंट मेंबर बने थे यूएनएससी का। दिस यू हैव टू टेल। सो द राइट आंसर हियर इज सी। राइट आंसर हियर इज सी, दिस। व्हाई? बिकॉज पूछा गया है नॉट करेक्ट क्या है, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इंडिया इससे पहले भी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। 50 में, 67 में, 72, 77, 84, 91, 2011 और 2021। तो ये 8वां टर्म है हमारा नॉन परमानेंट। बट नॉन परमानेंट से कुछ नहीं होता है, वी वांट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ दिस यूएनएससी, और यूएनएससी में रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी है। सो दिस इज सी, 3 ओनली, बिकॉज नॉन परमानेंट को वीटो पावर नहीं मिलती, और जो परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कंपनी एपीएमसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम? एपीएमसी, अभी जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ ना, उसमें एपीएमसी बड़ी न्यूज में है। तो एपीएमसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हाट? फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ऑथराइज लोकल एरिया वेंडर्स करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी। तो जो एपीएमसी है, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो इसी बात पे
जो फॉर्म बिल्स आए हैं उस पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक की भी बात हो रही थी। कॉन्करेंट लिस्ट बस सेल ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करती है, बाकी ये जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड मैटर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो एपीएमसी इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तभी कुछ राज्यों में एपीएमसी है, कुछ राज्यों ने इसको हटा दिया है। तो जब भी ऐसी डिस्पैरिटी आ रही है ना किसी सब्जेक्ट में, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, किसी जगह है किसी जगह नहीं है। सो दिस इज स्टेट गवर्नमेंट। अब ये बताइए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये धीरे धीरे इनॉग्रेट हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है माल ढुलाई के लिए, रेलवेज में माल ढुलाई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दो स्टेटमेंट है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट होगा हिमाचल से और एंड करेगा वेस्ट बंगाल से। तो इंडिया के ऐसे करके ये ईस्टर्न में बनेगा और वेस्टर्न कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट होगा यूपी से और एंड करेगा मुंबई से। तो ये वेस्टर्न हो गया और ये ऐसे ईस्टर्न हो गया। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये स्टार्ट होगा यूपी से एंड होगा मुंबई से, एब्सोल्युटली ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हिमाचल नहीं होगा, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम लुधियाना, सो दिस इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज टू ओनली, बी। लुक एट दिस मैप, ये यहाँ लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है, ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना, और ऐसे करके ऑल द वे टू दिस बंगाल, दिस इज डांकुनी तक जा रहा है यहाँ पे। ओके, देन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर और ये ऑल द वे टू जेएनपीटी तक जा रहा है। तो ये दो कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली इसमें अभी इनॉग्रेशन हो रहा है, कंप्लीट फेज अभी रिसेंटली नियर फ्यूचर में हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी ओनली। अब ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ही दिन पहले इसका पीडीएफ भी आई शेयर्ड न्यूज़पेपर वीडियो में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एफएओ जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड स्टैंडर्ड्स ऑफ एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ। कोडेक्स एलिमेंटेरियस ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है घियाज, ये इनिशिएटिव है एफएओ का। हमने इस न्यूज़ आइटम को पढ़ा था, इनिशिएटिव ऑफ एफएओ। इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, हेरिटेज प्रैक्टिसेस है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे सैफ्रॉन का किया, या फिर बिलो सी वाटर लेवल जो राइस कल्टीवेशन होता है, ऐसे करके एक उड़ीसा का भी है, यहाँ इंक्लूड किया गया है इनिशिएटिव घियाज में। ओके, सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है। तो जो फर्स्ट है वो बिल्कुल ट्रू है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ये भी ट्रू है। तभी अक्सर जो हमारा एक्सपोर्ट है फूड का, फूड प्रोडक्ट का यूरोप वगैरह में, उसमें ये नॉन बैरियर्स, नॉन टैक्स बैरियर्स इसके दम पे लगा देते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्वालिटी, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज भी इनिशिएटिव है एफएओ का। सो द राइट आंसर हियर इज डी, ये तीनों के तीनों सही है। ओके, so this completes our 25 questions in 25-30 minute. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.